पुरानी पेंशन योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कई राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर चुके हैं तो कई इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और कुछ राज्य नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले नई पेंशन स्कीम को आकर्षित बनाने पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। अब सूत्र ये बता रहे हैं फिलहाल कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। जी हां, सरकार आखिरकार एनपीएस में बदलाव कर सकती है, ये बड़ी खबर है। इसमें से एक प्रस्ताव ये है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% यानी कि 50% गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जाए। इससे न सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ थोड़ा कम होगा। हालांकि इस पर कब सहमति बनेगी, इसको लेकर तस्वीर तो अभी साफ नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में देखें तो न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत 60% कॉर्पस रिटायरमेंट के वक्त विड्रॉ किया जा सकता है। वहीं 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के वक्त की जाने वाली ये निकासी टैक्स फ्री होती है। हालांकि अभी जो पेंशन है वो गारंटीड नहीं होती है और ये दरअसल मार्केट लिंक्ड है, यानी कि मार्केट में रिटर्न के आधार पर यह तय होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी रकम मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना में महंगाई दर और पे कमीशन के आधार पर जरूरी बदलाव किए जाते रहे। इससे कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ जाती है और एक तरह से गारंटीड आपको आपके हाथ में पेंशन मिलती है। लेकिन अगर सरकार लास्ट सैलरी का 50% पेंशन तय कर देती है तो यह फिक्स्ड हो जाएगा, एक तरह से गारंटीड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच ये है कि चूंकि ये फिक्स्ड होगा इसलिए इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसमें आपको महंगाई और दूसरे भत्तों के हिसाब से इसमें कोई जुड़ाव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये स्थिर रहेगी। पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता था। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती थी और रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिजन को यह पेंशन मिलती थी। इस योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम भी मिलती है। इसके अलावा 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान होता है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान भी नहीं देना होता, उनका अंशदान भी नहीं होता और इस तरह से दलील ये दी गई कि सरकारी खजाने पर एक सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद, क्योंकि वो सरकार के लिए अनप्रोडक्टिव रह जाता है उसकी नौकरी के लिहाज से, इसलिए उसको जो पेंशन देनी होती थी सारा का सारा सरकार की तरफ से देना होता था। तो इस तरह से ये खजाने पर बोझ होता है, सरकारी खजाने पर, और अंततोगत्वा फिर ये देश के विकास कार्यों को बाधित करता है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को इसीलिए 2004 में बंद कर दिया था। इसी दौरान नई पेंशन योजना को भी लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे सभी राज्यों ने इसे लागू किया। नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। वहीं सरकार की तरफ से 14% का योगदान दिया जाता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होता है। जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव होंगे वो छाया जो है इस पर पड़ेगी। पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर बोझ लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए इसको हटाया गया और यही वजह है कि आरबीआई भी इसे लागू करने के खिलाफ है। ओल्ड पेंशन पर एसबीआई, आरबीआई के कई पेपर्स आ चुके हैं। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने के लिए कई जोखिम होंगे। भविष्य में पेंशन के लिए खर्च जुटाना राज्यों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आशंका जाहिर की कि इससे दूसरे विकास कार्यों पर होने वाले खर्च भी प्रभावित होंगे क्योंकि राज्यों को ज्यादा पैसे पेंशन के मद में आवंटित करने पड़ेंगे। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए घातक साबित होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे हुए राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत बन सकती है। उनका वित्तीय खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकता है और इन सभी अलार्मिंग साइंस के बीच में अगर केंद्र और राज्य सरकारें गारंटीड पेंशन प्लान लाती हैं और एनपीएस को बढ़ावा देती हैं तो क्या सरकारी कर्मचारियों के बीच जगह ये बना पाएगा या नहीं? क्योंकि जब से एनपीएस लागू हुआ है सरकारी कर्मचारियों में इसको लेकर रोष है और ये रोष आपने देखा होगा चुनावों में भी दिखा है। जहां जहां गैर बीजेपी शासित जो शासन है वहां विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। रिसेंट एग्जाम्पल आपका हिमाचल प्रदेश है जहां पर कांग्रेस ने पूरी की पूरी ताकत जो है प्रचार में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर झोंक दी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में
उसका फायदा भी मिला। तो कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागू करने को लेकर, उसे डिसकंटिन्यू करने को लेकर कर्मचारियों में रोष है और वो फिर एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी बना रहा है मौजूदा बीजेपी की सरकार पर। और इसीलिए अब सरकार चाहती है कि ना ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ना न्यू पेंशन स्कीम हो। न्यू पेंशन स्कीम को ही ऐसा इम्प्रोवाइज कर दिया जाए कि गारंटीड पेंशन भी आ जाए और सरकारी खजाने पर बोझ ना भी पड़े। लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है और क्या इस आइडिया को लोग आत्मसात करेंगे? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बदलेगा, क्या नहीं, इसमें क्या कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इस पूरे प्रोफेशन के बहुत ही सीनियर प्रोफेशनल हर्ष रुंगटा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुंगटा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल लग रहा है? अभी तो सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर ही हम ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% फिक्स्ड हो जाए और सरकार के भी थोड़ा सा बोझ कम होगा और जो पेंशनर है उसकी भी थोड़ा सा दिक्कतें कम हो? तो जब भी आप कोई चीज ऐसे देखते हैं कि ये गारंटीड मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं उसका खर्चा है। अब जो पुरानी स्कीम थी, अगर इसको दो भागों में बांटा जाए, पुरानी स्कीम, नई स्कीम। पुरानी स्कीम क्या थी कि हम फ्यूचर में जब भी आप रिटायर होंगे उस समय जो आपकी सैलरी होगी उसकी 50% अमाउंट हम आपको पेंशन शुरू कर देंगे और वो एडजस्ट भी होता रहेगा महंगाई भत्ते के हिसाब से, और आजीवन चलेगा। आपके जीवन काल के बाद आपके स्पाउस को उसका 50% मिलेगा, ऐसा प्रावधान। यानी कि जब वो एम्प्लॉय काम कर रहा था तब कमा रहा था, प्लस उसके पास एक प्रॉमिस थी कि एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। वो प्रॉमिस का भुगतान तब होता है जब वो रिटायर हो जाता और जब तक वो जिंदा रहता तब तक उसका भुगतान होते रहता, और उसका भुगतान करने वाली सरकार उस समय की सरकार होगी जो रिटायर करेगी। तो ये जो प्रोविजन था, ये कोई भी सरकार के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। इफेक्टिवली आप प्रॉमिस कर रहे हैं जो आपको भुगतान करना ही नहीं है, क्योंकि वो भुगतान तो 30 साल बाद होगा, या 20 साल बाद होगा, 35 साल बाद होगा, लेकिन चलेगा 30 साल तक। तो ये लगातार ये सिलसिला भारत के इंडिपेंडेंस के पहले के भी सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, बाद में भी ये चलता रहा। लेकिन जब सरकार को समझ में आ गया कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग रिटायर होते जा रहे हैं और ऑब्वियसली उसके बाद 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो पेंशन पाते हैं और नए लोग और रिटायर होते जा रहे हैं, तो क्यूमुलेटिवली वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा था। तब सरकार को समझ में आ गया कि अगर इसको रोका नहीं गया जी। और इसको सिर्फ अगले जनरेशन्स के लिए छोड़ दिया कि वो चुकाएंगे, तो पैसे खत्म हो जाएंगे हम्म। और कोई चीज के लिए पैसे बचेंगे नहीं। फिर सिर्फ टैक्सेस हम पे करेंगे सिर्फ पुराना पेंशन चुकाने के लिए, पुराने लोगों का पेंशन चुकाने के लिए। तो जब ये समझ में आया तो कई उसमें मंत्रणा हुई और फिर ये जो है न्यू पेंशन स्कीम हुआ। ठीक है। कि इसी साल जब आप काम कर रहे हैं उसी समय सरकार आपके बिहाफ पर 14%, पहले 10 था अब उसको 14 कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, हाँ। तो उतना पैसा आपके नाम पे आपके अकाउंट में जमा होगा और आपकी तरफ से 10% जमा होगा। ये मिलकर जितना भी पैसा बनता है, जो भी पूंजी बनती है, ठीक है। उसको आपके रिटायरमेंट पे एक बाहर की कंपनी से एक पेंशन खरीदा जाए। तो जो भी भार पड़ना था सरकार पे ही पड़ रहा है भार, हाँ। लेकिन वो तुरंत पड़ रहा है। आज आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी के साथ साथ सरकार ने वो पैसे जमा कर दिए और उसमें से जो पेंशन मिलेगा वो आपको मिलेगा। हम्म। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हुआ कि कितना ठीक है। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको डिफाइंड बेनिफिट बोलते हैं कि आपको मिलेगा कितना, देगा कौन? जो भी 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद सरकार चला रहा होगा वो देगा, यानी हमारे बच्चे उसको चुकाएंगे, जी हाँ। जो लाइबिलिटी आज हो रही है। अब जो ये, जितना मुझे समझ में आया है ये प्रपोजल, हाँ। ये एक इसका मिश्रण है। इसके अपने जितना समझ में आया, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं सिर्फ, हाँ। हाँ। कि
एनपीएस चलेगा, लेकिन एनपीएस चूंकि मार्केट लिंक्ड है, इवन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी रेट ऊपर नीचे होता है, हाँ हाँ और उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है। जी। तो सरकार क्या एक गारंटी दे सकती है कि इतना कंट्रीब्यूशन बन जाएगा ताकि एटलीस्ट जिस समय आपकी सैलरी हो उसका बट 50% थोड़ा इसे शुरू समझाएं, हो जाए। थोड़ा इसे समझाएं रूंगटा सर, कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है और गारंटीड भी है, ये कैसे होगा? तो वही मैं बता रहा था कि जैसे 14% दे दिया, एम्प्लॉय ने 10% दे दिया, 24% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेटेस्ट से इन्वेस्ट हो गया। हम्म अब उससे जो रिटर्न बन रहा है, जब रिटायर होगा उससे जो कंट्रीब्यूशन बनेगा, हम्म उससे कितना पेंशन पाएगा ये आज बताना मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो अन्यूटी बोलते हैं उसको, पेंशन को जो एक इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो वो कितनी होगी वो उस समय की रेट से होगी। तो अगर वो, और प्राय प्राय एनपीएस में इतना नहीं शायद होगा कि वो 50% दे पाए। तो वो जो गैप है वो सरकार, उस समय की सरकार पूरा कर सकती है। हो सकता है कि इसका हर साल आप एक आंकलन करें कि ये फ्यूचर जो लाइबिलिटी है ये आज में कितनी है, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, और वो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन इसी साल में दे। तो इस हम्म तरीके से फ्यूचर के जनरेशन पे भार भी नहीं पड़ेगा, और इसी साल जब वो काम कर रहे हैं उसी साल उनको जो है उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा थ्रू एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है। प्लस एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से, ताकि वो अमाउंट इतनी हो जाए कि उसको 50% देना पड़े। अच्छा, तो अब अब ये अब किस सर इसमें, तरीके से होगा अब ये इसमें कहना एक है। कंफ्यूजन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये फायदेमंद होगा क्या, ऑप्ट करेंगे लोग इसे? क्योंकि इसमें फिक्स्ड है, फिक्स्ड गारंटीड तो है लेकिन फिक्स्ड भी है। तो जो रिटायरमेंट के टाइम पे 50% जो होगा, प्लस उसमें जो समय का जो भी एक्स्ट्रा जो हो रहा होगा उसका सरकार देख लेगी अपनी तरफ से। लेकिन फिर इसमें महंगाई के हिसाब से आगे बढ़ना, उसमें भत्ते वगैरह नहीं जुड़ेंगे। तो क्या ये आकर्षक आपको लगता है, एक आम कर्मचारी इसे ऑप्ट करेगा? तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में नहीं ऑप्ट किया, आप अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं, अगर सपोज एम्प्लॉयज के पास ये चॉइस है, आज तो ये चॉइस नहीं है अनलेस सरकार मान जाए। और सरकार क्यों मान रही है वो बहुत क्लियर है। हम्म जो आज जो भी सरकारें मान रही हैं, चाहे विपक्ष की हो, चाहे एकाध स्टेट में इवन बीजेपी की सरकारें भी ये सोच रही हैं, वो क्लियर है कि आज जो वो 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा उनको। हम्म फ्यूचर में तो वो रहेंगे नहीं, जब 20 साल बाद 25 साल बाद पेंशन देने का टाइम आएगा तब पता नहीं कौन रहेगा। तो हम्म वो एक बहुत इजी डिसीजन है पॉलिटिशियंस के लिए लेने के लिए, लेकिन वो सारा पैसा हमारे बच्चे चुकाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। हम्म रहा सवाल एम्प्लॉइज का, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतने स्टेट गवर्नमेंट में हम किससे सुनते हैं, पेपरों में सुनते हैं कि सैलरी तकायत, महीनों महीनों पेमेंट नहीं होती, और वो आज की स्थिति है। जब पेंशन का लाइबिलिटी इतना बढ़ जाएगा तो वो पैसे कहां से आएंगे? आज आप एक प्रॉमिस के भरोसे, आप एक पॉलिटिशियन से प्रॉमिस ले रहे हो कि 25 साल बाद आपको महंगाई एडजस्टेड पेंशन मिलेगा। वो पॉलिटिशियन आपको भी मालूम है वो रहने वाला नहीं है उस समय सरकार में, और कोई होगा, वो पार्टी हो सकती है बट वो पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं होगा। उस निहत्ते प्रॉमिस पर, प्रॉमिस, पॉलिटिशियंस प्रॉमिस पर क्या आप एक जो आपके अकाउंट में पैसा जमा है उसके बेसिस पे जो आपको मिलेगा, आपको कौन सा अच्छा लगता है? और पेंशन की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, हमें ज्यादा दूर देखने, कई देशों में ये हुआ है। चाहे आप ग्रीस में देखें, रशिया में देखें, जब कम्युनिस्ट से जब वो प्राइवेटाइज हुए थे, डेमोक्रेटिक हुए थे, उस समय बाद में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं पेंशन में। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको डिपेंड करना है कोरी प्रॉमिस पे, नॉट बैक्ड बाय मनी, तो आप शौक से वो लीजिए।
मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज के हक में यही रहेगा कि पैसे उनके अकाउंट में जमा हो, चाहे उसके बाद उनको थोड़ा सा कम मिले, लेकिन गारंटीड मिलेगा, वर्सेस कंप्लीटली अनफंडेड जहां कोई पैसा उसकी प्रॉमिस के पीछे नहीं है। उस पे क्या एम्प्लॉइज को जाना चाहिए? ये एम्प्लॉइज खुद अपना भला बुरा समझते हैं, और मेरे ख्याल से ज्यादा एम्प्लॉइज उसको शायद समझ पाएंगे। अगर एम्प्लॉइज ये सोचते हैं कि सरकार से तो हम ले लेंगे पैसे और सरकार तो देगी ही, तो ये सोचना चाहिए कि कहां से देगी। सरकार के पैसे हमारे ही अपने पैसे होते हैं, हम ही से कर वसूल करके सरकार वो पैसे देगी, तो वो कहां से देगी ये सोचना हाँ, जरूरी है बट सर मेरे जो हिसाब से। बट सर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो समर्थक हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई ऐसे देश में जहां पर सोशल सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आपके लिए गारंटी नहीं है, ऐसे में आप कम से कम ओल्ड एज में तो कम से कम गारंटी हमको दीजिए, ताकि जो हमारा उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की, उस समय आप वल्नरेबल होते हैं, काम नहीं करते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं, बीमारियां ज़्यादा घेरती हैं आपको, आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, तो कम से कम उस समय तो हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो चीज पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों, देश के सारे नागरिकों के लिए क्यों नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों? तो ये जो है, ये पैसे कहां से आते हैं? हमारे करों से आते हैं, उनके भी करों से आते हैं। तो ये पैसे आएंगे कहां से? तो सुविधा तो बहुत होनी चाहिए, मुफ्त इलाज भी होना चाहिए, मुफ्त एजुकेशन भी होना चाहिए, बट उसके पैसे भी होने चाहिए। तो जो भी सरकार करेगी, अगर वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल मैनर में नहीं करेगी, ओके। तो अभी से प्रॉब्लम होगी। अब वो पुराने जमाने गए जब ये लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होती थी। ठीक। आज जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम अगर वापस लागू होती है उसी तरीके से बिना फंडिंग के, तो मार्केट में वो उनको लोन मिलना बंद हो जाएगा, या लोन बहुत हाई रेट पे मिलेगा, ओके सर। क्योंकि मार्केट जानता है जी हाँ। कि लायबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, तो बट वो सर बहुत आप हाई मैं रेट पे जी मिलेगा। सर सर आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। मैं पूछना चाह रहा था, तो कुल मिला के आपका आइडिया क्या है? जो हमने बोझ की बात करी वो हमने आरबीआई के पेपर में भी देखा, एसबीआई के पेपर में भी देखा, और हम देख रहे हैं पंजाब और दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ आ रही हैं सरकारों के ऊपर, उनका बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये हमारे सामने एविडेंट है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि वापस उसी पे जाएं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात करी, हो सकता है कि एनपीएस सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको पूरी तरह से लागू करने में सरकारें असमर्थ हों फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आलोक में, लेकिन ये जो हाइब्रिड मॉडल सरकार लेकर आ रही है, आपको लगता है सर कि ये पेंशनर और सरकार दोनों के लिए राहत भरा होगा? तो ऑब्वियसली अगर ये ऑब्वियस बात है कि इवन चाहे फिक्स्ड दे, ओके, तो भी पेंशनर के लिए मैं बोलूंगा ये इसलिए अच्छा है कि ये प्रॉमिस के लिए मेजॉरिटी पार्ट तो उनके अकाउंट में है, और अगर जिस तरीके से ये होता है कि हर साल वो एडिशनल पैसा भी आपके अकाउंट में डाल दें, अगर इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, अच्छा। तो वो पेंशनर के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज इफेक्टिवली सरकार क्या बोल रही है कि हमारा 14%, और हम हर साल कैलकुलेट करेंगे कि कितना और देने से आपको जब 50 आप जब रिटायर होंगे उसका 50% आपको मिले, उतना हम इसी साल आपके अकाउंट में आपके नाम से जमा कर रहे हैं। तो उससे चाहे सरकारें आए चाहे सरकारें जाएं, आपको वो मिलने का तो एक गारंटी होता है। और अगर आप अनफंडेड में जाते हैं, तो आज के पॉलिटिशियन से आप प्रॉमिस ले रहे हैं कि 30 साल बाद में जो पॉलिटिशियन होगा वो हमको ये देगा, ठीक। उसके बिहाफ पे आज वाला पॉलिटिशियन हमको प्रॉमिस कर रहा है। हम्म। ऐसी थोती प्रॉमिसेस पे अगर आप बिलीव करते हैं और आपको यह लगता है कि सरकार से हम निकाल लेंगे पैसे, कैसी कोई भी सरकार हो हम निकाल लेंगे पैसे, तो आप एब्सोल्युटली। पुरानी स्कीम के लिए जा सकते हैं, अनफंडेड स्कीम के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो यानी कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी है जिसमें हमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट है वो लार्जर हैं, वो पूरे देश के लिए हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे सरकारी पेंशनर्स हैं
उनका जो ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी है उसका भी एक मसला है, उसका भी सवाल है। अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। देखते हैं, अभी आइडिया के लेवल पे, अभी तो रिपोर्ट्स हैं, देखते हैं इस आइडिया पर कैसे बढ़ता है। लेकिन जो इसके दोनों पक्ष हैं वो हमने रूंगटा सर से समझ लिए। हम, मुझे लगता है कि आज का ये जो चर्चा है, ये पूरे विषय के बारे में आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रूंगटा सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर।